नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात दस्तक में शुरुआत में अब से चंद मिनटों पहले आई खबर को। पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष ने जब रावलपिंडी पहुंचे तो वहां पर 10वीं कॉर्प के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवाब पूरी मुस्तैदी से देना है और पूरी ताकत के साथ देना है। कश्मीर का राग भी उन्होंने छेड़ा और इस बात का भी जिक्र किया कि सीज फायर को लेकर जब भी किसी तरीके का कोई उल्लंघन होता है तो ताकत ही नहीं बल्कि तुरंत और तेजी के साथ कार्रवाई करनी है। यानी जो संकेत इस बात के निकल कर आ रहे थे कि क्या वाकई इस वक्त बाजवा आए हैं और राहिल शरीफ जा चुके हैं तो स्थितियां कुछ लोकतांत्रिक तरीके से पाकिस्तान के भीतर भी होगी, लेकिन कश्मीर कैसे ऑक्सीजन है पाकिस्तान की हर सत्ता के केंद्र के लिए, यह जावेद बाजवा ने पहले संबोधन में ही सैनिकों से कह दिया कि निगाहें और निशाने पर लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल साफ तौर पर रहे। जो बात वो कह रहे हैं वो जैसा हिस्सा आएगा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन दस्तक में बात आज होगी हर उस सपने की, हर वो सपना जो हर जगह देश में आज से नहीं नेहरू के दौर से देखा जाता रहा और वो सपना अब भी हुआ है, लेकिन यह भी कहें टूटा भी नहीं है और हर आंख में सपना है और शायद कतारों में सपने हैं। जिक्र कहीं से कीजिए, किस रूप में कीजिए, आप कह सकते हैं मुश्किल हालात में हिंदुस्तान का आम शख्स जब जीता है तो एक कतार क्या चीज है, खुशी खुशी इसे भी जी लेंगे क्योंकि आंखों में सपने हैं। शुरुआत यही से। बात इससे आगे तो देश में कभी बढ़ी ही नहीं। नेहरू से लेकर मोदी के दौर में यह सवाल देश में रेंगते ही रहे। अंतर सिर्फ इतना आया कि आजादी के वक्त 30 करोड़ में से 27 करोड़ लोगों के सामने यही सारे सवाल मुंह बाए खड़े थे और 2016 में 125 करोड़ के देश में 80 करोड़ नागरिकों के सामने यही सवाल मुंह बाए खड़े हैं। तो यह सवाल आपके जहन में उठ सकता है, जब हालात जस के तस हैं तो किसी को तो इसे बदलना ही होगा, लेकिन इसे बदलने की सोच से पहले यह भी समझ लें उठाया जा रहा है तो उसके भीतर का सच है क्या। मैंने घर, क्योंकि ये आंकड़े डराने वाले लग सकते हैं, लेकिन सच यही है 80 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा आज की तारीख में उसी पानी, बिजली, खाना, शिक्षा, इलाज, घर और रोजगार दिलाने के नाम पर प्राइवेट कंपनियों के टर्नओवर का हिस्सा बन जाता है। यानी जो सवाल संसद से सड़क तक हर किसी को परेशान किए हुए, क्या वाकई देश बदल रहा है या देश बदल जाएगा, उसके भीतर का मजमून यही कहता है कि 150 अरब रुपए से ज्यादा का बोतल बंद पानी का बाजार हो चला है। 3000 अरब रुपए से ज्यादा का खनन बिजली उत्पादन का बाजार है। 500 अरब रुपए से ज्यादा का इलाज बाजार में निजी हाथों में है। 2500 अरब का घर यानी रियल एस्टेट का मुनाफे वाला बाजार है। 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का शिक्षा का बाजार है। तो अब आपके जहन में यह सवाल खड़ा हो सकता है, फिर चुनी हुई सत्ता या सरकारें काम करती क्या है, क्योंकि नोटबंदी के फैसले से आम आदमी कतार में है, लेकिन पूंजी वाला कोई कतार में क्यों नजर नहीं आता। और देश इसी बहस में जा सिमटा है कि इस दौर में उत्पादन गिर जाएगा, जीडीपी नीचे चली जाएगी, रोजगार का संकट आ जाएगा। तो अगला सवाल भी यही, जब देश में समूची व्यवस्था ही पूंजी पर टिकी है, यानी हर न्यूनतम जरूरत के लिए जेब में न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए और उसे जुगाड़ने में ही देश के 80% हिंदुस्तान की जिंदगी इसी में खप जाती है, तो फिर नोटबंदी के बाद लाइन में खड़े होकर अगर ये सपना जगाया गया कि अच्छे दिन आएंगे, तो फिर कतारों में खड़ा कोई कैसे कहे जो हो रहा है गलत हो रहा है। आज का अभी तक तो ठीक है, बहुत अच्छा है। आप रेडी टू वेट इन द क्यू? कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा। आपको लगता है सरकार ने किया सही किया? एकदम सही किया। लेकिन क्या सपनों के कतार में खड़े होकर 30 दिसंबर के बाद वाकई सुनहरी सुबह होगी? तो आइए जरा इसे टटोल लें, क्योंकि 70 बरस में कोई बदलाव अगर आया नहीं और 70 बरस बाद बदलाव का सपना देखा जा रहा है तो इसके बीच जनता खड़ी कहां है। सपना हर आंख में है। नागार्जुन को कभी पढ़िएगा, उन्होंने सपने पर बड़ी शानदार कविता लिखी है। चंदू मैंने सपना देखा, फैल गया स्वच्छ तुम्हारा। चंदू मैंने सपना देखा, अब जानता भारत सारा। और इसी तरह है, चंदू मैंने सपना देखा, तुम बन गए डॉक्टर। चंदू मैंने सपना देखा, ड्यूटी पर हो तत्पर। हर आंखों में एक सपना है, हर बाप की आंख में हर सपना है। बेटा भी कतार में है, वहां भी सपना है। लेकिन इस देश के भीतर सपने कैसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, आइए जरा उसमें दस्तक दी जाए, क्योंकि एक स्थिति और है जहां से निकले, जहां पे खड़े हैं, सियासत सामने मुंह बाए खड़ी हो जाती है। मतलब क्या है, रिपोर्ट देखिए।
संविधान में जिक्र सभी का है, संविधान में सभी को बराबर का हक भी है, लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद जब राजनीतिक सत्ता के हाथ में देश की लगाम होती है तो हर कोई, आदिवासी हो या दलित, महिला हो या मुस्लिम, किसान हो या बेरोजगारों की कतार, सभी से आंख क्यों और कैसे मूंद लेते हैं। और चुनाव दर चुनाव वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल इन्हें एकजुट दिखाते बताते जरूर हैं, लेकिन हर तबका अलग होकर भी ना एकजुट हो पाता है, ना ही कभी मुख्यधारा में जुड़ पाता है। और इन सभी की तादाद को मिला लें तो देश का सच यही है कि 95% तो यही है, और मुख्यधारा का मतलब इस देश में महज 5% है। यानी जो सपने आजादी के बाद से देश को राजनीतिक सत्ताओं ने दिखाए, क्या उसके भीतर का सच सिवाय देश को लूटने के अलावे कुछ नहीं रहा। क्योंकि किसानों की तादाद 18 करोड़ बढ़ गई, लेकिन खेती की जमीन 12% कम हो गई। मुस्लिमों की तादाद 3.5 करोड़ से 17 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन हालात उनके बद से बदतर हुए। दलित भी 3 करोड़ से 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए, लेकिन आज भी वो समाज में हाशिए पर है। अगर देश चल रहा है तो फिर ये सवाल जायज है कि देश में किसी भी मुद्दे को कोई कैसे भी उठाए, समाधान निकल नहीं सकता जब तक पूंजी पट्टी की व्यवस्था को बदल न दिया जाए। यानी उत्पादन, रोजगार, नागरिकों के हक और राजनीतिक व्यवस्था की लूट से लेकर मुनाफे के सिस्टम को पलटा ना जाए, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। तो पहला सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी पूंजी पट्टी की व्यवस्था को बदलने की सोच रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या पानी, बिजली, हेल्थ, शिक्षा से निजी क्षेत्र को पूरी तरह बेदखल कर खुद सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में आ रही है? यानी जो तबका कतार में है, जो तबका हाशिए पर है, जो तबका निजी क्षेत्र से रोजगार पाकर जिंदगी चला रहा है, उसकी जिंदगी से इतर नोटबंदी का आधार काले धन और आतंक पर नकेल कसने को अगर बनाया गया और कहा भी जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भ्रष्टाचार रुका नहीं, नकली नोट निकल कर आ रहे हैं, आतंकी हमले भी हो रहे हैं, तो ऐसे में नोटबंदी का मतलब क्या मायने रखेगा? और क्या कहा जाए, 70 वर्ष के दौर में पहली बार देश में सबसे बड़ा राजनीतिक जुआ सिर्फ यह सोचकर खेल लिया गया कि इसके दायरे में हर वो तबका आ जाएगा जो बीते 70 वर्ष से परेशान है, और कतार की परेशानी बड़े सपने के सामने छोटी हो जाएगी। लेकिन फिर वही सवाल, ये रास्ता जाता किधर है? लेकिन जरा देख लीजिए नोटबंदी के बाद हालात हुए क्या है। तो मुश्किल यह नहीं कि देश सपने पालकर कतार में खड़ा है, मुश्किल यह है कि जिन मुश्किलों हालात में बीते 70 बरस देश के आम बाशिंदों ने गुजारे हैं, उसमें कतार बहुत छोटी चीज है। लेकिन अगर सपना बड़ा है तो यकीन जानिए उस सपने पर देश चलने को पूरी तरह तैयार है। लेकिन मौजूदा वक्त क्या इस बात की इजाजत देता है, या फिर वैज्ञानिक तरीके से स्थितियों को समझना होगा, सोचना होगा? जो हो रहा है, जो आने वाले वक्त में होगा, उसे पहले से परखा जाए, समझा जाए। इस बात का जिक्र क्यों, यह भी रिपोर्ट देखिए। ऑफिस में बॉस छुट्टी नहीं देता और यहाँ खड़े होके पैसे पूरे नहीं मिलते, क्या करेगा आदमी बताइए। हम लोग लाइन लगाते हैं, पैसा कैश रहते हुए भी हम लोग परेशान है। 1 महीना हो गया, 1 रुपया नहीं दिया है। जब सबको कहते हैं बराबर करना है तो वो भी बराबर में रहे। तो मुश्किल जो भी हो, अगर रास्ता सही है, नियत ठीक है, तो फिर इस हंगामे का क्या मतलब? लेकिन बावजूद इसके 3 सवाल तो हर जहन में आएंगे, क्योंकि इस दौर में भी यानी नोटबंदी के बाद भी घूसखोरी क्यों जारी है, नकली नोट क्यों सामने आ रहे हैं, और फिर आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि याद कीजिए, नोटबंदी के साथ 2-3 सवाल जो थे वो ब्लैक मनी को लेकर थे, करप्शन को लेकर थे और टेररिस्ट अटैक को लेकर भी थे। लेकिन इन सब के बीच यानी भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी का दामन साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये बेंगलोर में 4 करोड़ 70 लाख रुपए जब 2 कॉन्ट्रैक्टर और 2 सरकारी अधिकारियों के पास से जब्त किए गए, तो सभी के पास से 2000 के नए नोट ही मिले। अब ये रुपया इनके पास कैसे आया? वही मोहाली में तो 2000 के नकली नोट जो तकरीबन 42 लाख रुपए के थे, वह पकड़ में आ गए। तो क्या नया नोट आते ही नकली नोट छपने भी लगे? SHO साहब को इतला मिली थी भी एक गाड़ी है ऑडी जिसपे रेड बत्ती लगी है, भी करेंसी जाली लेकर आ रहे हैं मोहाली में, जगतपुरे के पास नाका लगाया था, ये गाड़ी काबू की है। और गुजरात में तो 2000 रुपए के छपते ही 17 नवंबर को पोर्ट ट्रस्ट के 2 अधिकारियों के पास से 2,90,000 रुपए जब्त हुए। और इन सब के बीच नगरोटा की आतंकी घटना ने भी यह सवाल खड़ा किया कि क्या आतंकवाद नोटबंदी के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा है?
यानी सवाल इतने सारे हैं कि हर जहन में बार बार और भी कई सवाल उठते हैं कि क्या वाकई 30 दिसंबर के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, या फिर देश में जिन 4 जगहों पर नोट छपते हैं उसमें महाराष्ट्र का नासिक, मध्य प्रदेश का देवास, पश्चिम बंगाल का साल्मोनी और कर्नाटक का मैसूर है, और इन जगहों में से किसी भी रफ्तार से अगर नोट छापे जाएं तो इनकी कैपेसिटी हर बरस 16 अरब छापने की, और नोटबंदी से तकरीबन 22 अरब नोट बंद हुए हैं। तो क्या ये माना जाए हालात लंबे खींचेंगे और 30 दिसंबर के बाद स्थिति नए तरीके से सरकार बताएगी, या फिर 2 शिफ्ट में जब नोट छप रहे हैं उन्हें 4 शिफ्ट कर दिया जाए तो भी जितने नोट निकल रहे हैं 30 दिसंबर तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सवाल यही है कि भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी और आतंकवादी हमले, क्या इन स्थितियों से निजात इस देश को मिल पाएगी या नहीं? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर जहन में तो होंगे, लेकिन चलिए इस नोटबंदी की परिस्थिति से जरा सा आगे निकलते हैं, क्योंकि जिक्र इस देश में बार बार लोकतंत्र का होता है, संविधान का होता है। लेकिन पहले हम एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाते हैं जिससे समझिए कि लोकतंत्र के पहरुए ही अगर झगड़ने लगे तो देश का मिजाज क्या होगा। The filling up of the vacancies themselves is becoming a problem. This year we have made 120 appointment. The second highest of 121 is of 2013. There are around 500 vacancies in the high courts today. 5,000 vacancies are there in the lower judiciary, in which the government of India has no role to play. That is something only for the judiciary to take. So he's being asked to work on half the salary, and you do not, concede to him a dignified place to live. Why should he bother? That every retired Supreme Court judge cannot be given the same bungalow of the same size as the Supreme Court. इस देश में सवाल किसी पर भी खड़े किए जा सकते हैं। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि माना गया था कि संविधान के तहत न्यायपालिका के ऊपर कम से कम सवाल नहीं होंगे। सत्ता सवाल कर रही है, लेकिन मुश्किल यह नहीं है। एक कदम आगे बढ़ाते हैं। इस कदम का जिक्र इसलिए क्योंकि बार बार इस बात का खुले तौर पर जिक्र अब होने लगा है कि क्या जुडिशरी के भीतर करप्शन नहीं है। सवाल यह नहीं है, सवाल है कि करप्शन तो इस देश में हर जगह है। फेरिस्त किसकी लंबी है? राजनेताओं की, जुडिशरी के भीतर चंद जजेस की जो पीएफ केस में भी फंसे थे, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, मीडिया भी कह लीजिए, जो इधर उंगली उठानी है उठा लीजिए। भ्रष्टाचार आपको हर जगहों पर मौजूद होगा। लेकिन देश चलाता कौन है? देश चलता कैसे है? वहां की स्थिति क्या है? यह भी देख लीजिए। बीते 10 बरस में सांसदों को जनता का तकरीबन 500 अरब रुपया सांसद निधि के नाम पर दिया गया, और न्यायपालिका के कटघरे में मौजूदा वक्त में तकरीबन 3.5 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। दोनों स्थितियां डराने वाली, और न्याय की गुहार लगाते हुए हर बरस अगर 20 लाख से ज्यादा लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं तो ये सवाल किसी भी जहन में आ सकता है कि ना देश सुधरे न जल्द न्याय मिला, तो फिर क्या देश इस चक्रव्यूह में ही उलझकर चला जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा रोजगार नेता और वकील का ही है। पंचायत से लेकर संसद तक तकरीबन 39 लाख राजनीतिक पद हैं। देश में छोटे बड़े वकीलों की तादाद 25 लाख से ज्यादा है। लेकिन मुश्किल ये आंकड़े नहीं, मुश्किल तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के उस टकराव की है जो लगातार इस लहजे में बढ़ती जा रही है कि जजों की नियुक्ति बिना सरकार के सहमति के हो कैसे, और सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अगर सरकार के कामकाज को प्रभावित कर दे तो फिर सरकार सहनी ना करे। क्योंकि ताजा वाकया है दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम का, जहां मुख्य न्यायाधीश ने यहां तक कह दिया कि एक बेलगाम सरकार को काबू में करने के लिए आजाद न्यायपालिका का होना बेहद जरूरी है। और महज 3 दिन पहले ही विज्ञान भवन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका और विधायिका को अपनी सीमाओं में रहने की बात कही, और उन्होंने यहां तक कहा इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोई कदम नहीं उठाए, जबकि हाई कोर्ट ने काफी कुछ किया। बहुमत वाली सरकार आ जाती है तो अपना छाप हर इंस्टीट्यूशन पर छोड़ना चाहती है। अब आपको ये याद होगा कि जब ये सरकार चुन के आई थी क्योंकि पहले ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे जिसके तहत ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स सब एनजेएसी से ही होने वाला था। और शायद टकराव का ही असर है कि 2015 में किसी भी हाईकोर्ट जज की नियुक्ति नहीं हुई।
38,68,000 केस को निपटाने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने जज चाहिए? ये बात हम क्यों नहीं समझते? मुख्य न्यायाधीश ने इस पर सवाल भी उठाए। जो नाम जजों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास भेजे गए, उन पर सरकार कोई फैसला ले, लेकिन सरकार ने कोई फैसला लिया नहीं। आखिरकार कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए 42 नामों की सिफारिशों को सरकार ने कोई ना कोई वजह बताकर रद्द भी कर दिया, लेकिन कॉलेजियम ने 37 नाम दोबारा सरकार के पास भेजे हैं और सरकार को इस पर फैसला लेना है। लेकिन जो तनातनी दिखाई दे रही है, उसमें लगता नहीं कि ये नियुक्तियां जल्द हो पाएंगी। विधायिका और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति पहले भी रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह का टकराव और तनातनी दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बात अच्छी नहीं है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये टकराव जल्द खत्म होगा। कैमरामैन प्रताप के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। सही मानिए तो लोकतंत्र को एक सिक्के में बदल दिया गया है। सिक्का उछालिए, एक तरफ संविधान का जिक्र, एक तरफ लोकतंत्र का जिक्र, और संयोग से सिक्का जो है खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा हो जाता है, इस अंदाज को देखिए जरा। Narendra Modi ji will be judged by history as the man who gifted massive political space to anti-India forces by creating an opportunistic political alliance between the PDP and BJP. जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताए, आपने तो 19 महीने इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। The Prime Minister often asks what the Congress Party did in the last 60 years. The people of India know exactly what the Congress Party has achieved for this country. 70 साल तक लूटा है, उन पैसों को निकाल करके गरीब की झोपड़ी में बिजली का तार पहुंचाना है। 70 साल तक लूटा है, उन पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवानी है। We never gave India a Prime Minister who based his entire policy making strategy on TRPs. कि भाई जब आपकी सरकार थी, तब आपने भी एक बार चमन्नी बंद कर दी थी। The country has suffered tremendous damage as a result of the vanity and incompetence of our Prime Minister. आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए, बताओ। The Congress Party never gave India a Prime Minister who was a prisoner of his own image. We never gave India a Prime Minister who was ready to inflict such tremendous suffering on the people of India to protect his own persona. लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, खोटा सिक्का ना बनाया जाए, इस तरीके से बात देश के भीतर जिस तरह से चल पड़ी है। लेकिन इन सब के भी जिक्र सपनों का, तो आइए अपनी पसंद के सपने का एक गीत।